नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया की जो आज शख्सियत है उसके बारे में मैं पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि कौन है वो। गुड़गांव में एक टीम आती है जो कि एशियन रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही होती है, जिनका मतलब था कि 50 दिन में 50 मैराथन पूरा करना। और उसके शायद 20वें या 21वें दिन जब वो 21वीं मैराथन दौड़ रहे थे तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था एक जगह, और इंटरव्यू में 8 लोग या 10 लोग थे वो मैराथन में। तो जैसे ही मैराथन पूरी करते हैं तो उनसे रिपोर्टर पूछता है, शुरू करता है रिपोर्टर पूछना कि आपको कैसा लगा, या जो भी सवाल थे उनके। सवाल खत्म होने के बाद नॉर्मली रिपोर्टर एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाता है रिपोर्टिंग करते हुए, एक से सवाल पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा। तो जब वो पूरा कर लेता है अपना इंटरव्यू, जो पहली शख्सियत थी वो रिपोर्टर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर, मेरा इंटरव्यू अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे इंटरव्यू पूरा करना है। तो रिपोर्टर बड़ा अचंभ हो जाता है कि अरे सर, आपने इतना अच्छा बोला तो खत्म हो चुका है आपका इंटरव्यू। बोला नहीं, मैंने अभी जय हिंद नहीं बोला है, मुझे जय हिंद बोलना है और तब इंटरव्यू खत्म होगा। तो रिपोर्टर वो बात सुनता है, वो साहब उनसे जय हिंद बोलते हैं और तब वो पूरा रिपोर्टिंग पूरी होती है। तो वो जो जय हिंद वाली शख्सियत थी, वो शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अहलावत। तो पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशाल अहलावत जी। आप हमसे जुड़े, आपने हमें समय दिया। और दूसरी स्टोरी, इनफैक्ट मैं नॉर्मली एक ही स्टोरी सुनाता हूँ मिलने की, पर दूसरी स्टोरी भी है मेरे पास। दूसरी स्टोरी ये है कि मैंने जब लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अहलावत जी को अप्रोच किया कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है सर, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत नया है, तो उनका एक दिन तक रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो व्हाट्सएप चेक नहीं करते ज्यादा। तो उनका दूसरे दिन रिप्लाई आया। मुझे लगा कि बड़े लोग हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो शायद नहीं देखा होगा। तो उनका दूसरे दिन रिप्लाई आया। उनका पहला जो शब्द था वो था सॉरी प्रशांत, मैं पहले दिन रिप्लाई नहीं कर पाया। और दूसरी जो लाइन थी वो थी कॉन्ग्रेचुलेशन प्रशांत कि आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो। इतनी विनम्रता शायद मैंने, ये मेरा फैन मोमेंट है सर। मैं पहले आपको बता दूं, एडिटर साहब को भी शायद बुरा लगेगा कि जर्नलिस्ट लोगों का फैन मोमेंट नहीं होता, पर मेरा सर ये फैन मोमेंट है कि मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं आपसे सवाल पूछने भी वाला हूं। आप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बनाया है इसमें आपने मेरे को मौका दिया आने का और सब लोगों से जुड़ने का, धन्यवाद। विशाल जी, अमूमन तौर पर लोग स्पोर्ट्स चुनते हैं, वो होता है क्रिकेट या फुटबॉल या बास्केटबॉल। आप आर्मी से जुड़े हुए हैं तो आर्मी में भी स्पोर्ट्स कोटा लगाकर लोग यही गेम चुनते हैं ताकि उनको नौकरी मिल जाए या वो इसमें कंटिन्यू कर सके और अच्छे पद पर जा सके। आपने स्पोर्ट्स चुना, वो हुआ एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऐसा क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं, जैसे आपने बताया कि फौज में आते हैं स्पोर्ट्स कोटा लेके, तो मेरे फादर भी आर्मी में ही थे और मैं उनके साथ साथ पूरा देश घुमा हूँ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। और उसके चलते मेरे को अलग अलग गेम्स खेलने का मौका मिला। बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में था। शुरू में फादर हिमाचल में पोस्टेड थे तो मेरे को ट्रैकिंग करने का बहुत कम उम्र में मौका मिला। हम काफी पिकनिक्स में ट्रैक करते हुए जाते थे, कुछ छोटे मोटे पीक्स भी हमने क्लाइंब किए थे। तो शुरू से बचपन से ही एक माउंटेन्स की तरफ आकर्षण सा हो गया था। उसके बाद मैं बचपन से सारे गेम खेलता रहा। हॉकी में मैं केवी नेशनल खेला। उसके अलावा स्क्वॉश, आर्मी मतलब फौज में आने के बाद आर्मी चैंपियनशिप खेला। उससे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज के लिए सेलेक्ट हुआ था और हॉकी यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलने गया था। और फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मतलब सभी गेम्स को जहां जहां जिस जिस चीज की सुविधा मिलती रही, मौके मिलते रहे, वो मैं खेलता रहा और उनको खूब एंजॉय किया। और जो एक तरीके से खेल के जरिए जो फिटनेस बनती है, वो मेरी अलग अलग गेम खेलने के कारण ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाया। फौज में आने के बाद जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो दोबारा से एक माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन जा रहा था, उसमें जाने का मौका मिला। तो वहां पे दोबारा शुरुआत हुई
एडवेंचर की, प्रॉपर जिसको आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में घुस गया। और साथ ही साथ जब मैं मतलब अपनी पहली यूनिट में था तो एक चैंपियनशिप वाइट वाटर राफ्टिंग करते हैं, और ये एक टीम चैंपियनशिप होती है जो कि एक टीम स्पिरिट डेवलप करना और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स एक जज्बा पैदा करता है और जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, उसके लिए किया जाता है। तो उसका मैं टीम कैप्टन बना, वो चैंपियनशिप भी जीती। तो ये एक तरीके से मेरा शुरुआत हो गया माउंटेन रेंज, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, इन सब के जरिए एडवेंचर में। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, मैं आर्मी स्क्वॉश आर्मी चैंपियनशिप तक स्क्वॉश भी खेला हूँ। बट धीरे धीरे ये जो साहसिक खेल या इनका नाम ही साहसिक खेल है और एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये आपको आपके अंदर का साहस ग्रिपिंग होता है बहुत। आप उससे एक बार जुड़ गए तो फिर आप जुड़े ही रहते हैं। तो ये कारण था कि मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स से साहसिक या एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जुड़ा और फिर कंटिन्यू करता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स पूरी तरह छोड़ दिया, उसके बावजूद मैं स्पोर्ट्स के जहां भी मौका मिलता है खेलता हूं अभी भी। बट ये है कि हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स को डिवोटेड हो गया हूँ, क्योंकि केवल माउंटेन रेंज या फिर व्हाइट वाटर राफ्टिंग ही नहीं, मैं कई और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कर चुका हूँ। हॉट एयर बलूनिंग, विंड सर्फिंग, व्हाइट वाटर कयाकिंग, माउंटेन साइकिलिंग। तो एक के बाद एक मौके मिलते रहे और मैं उनका भरपूर आनंद और फायदा उठाता रहा। मैं अब, क्योंकि मेरा पहला सवाल था वो पूरा हो गया और मैंने डिसाइड किया था कि पहले सवाल के बाद मैं इनकी अचीवमेंट्स बताऊंगा। मैं सिर्फ 4-5 अचीवमेंट्स बताऊंगा। अचीवमेंट्स इतनी हैं कि आप गूगल सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अहलावत जी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं साइकिलिंग में। 22 साल, लगभग 22 साल से ज्यादा इनका क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस है। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का एक्सपीरियंस है, हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस है, वाटर राफ्टिंग का एक्सपीरियंस है। माउंट एवरेस्ट पर इनका एक बार सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ कुछ घटना घट गई थी, जिसके बाद इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खराब हो गया था। तो इन्होंने सिर्फ अपना नहीं, अपनी साथ वाली पूरी टीम को साथ लेते हुए उनको बचाया और अपना माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा किया। तो सर, मेरा सवाल आपका जो है दूसरा सवाल, वो ये माउंट एवरेस्ट से जुड़ा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जब आपने शुरू करी पहले और दूसरे में, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। माउंट एवरेस्ट का जो सपना अगर आप शुरुआत से लें तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं बचपन से माउंटेन रेंज से जुड़ा था। और जब हम छोटे थे तो हमने बुक्स में पढ़ा था, पहले एवरेस्ट समिटर जो थे वो इंडियन तेंजिंग नॉर्गे, साथ में एडमंड हिलेरी के एवरेस्ट पे चढ़े थे। तो वो कहानियां सुन के और बचपन से माउंटेन्स में रह के ये जब कहानियां सुनी जाती हैं तो आपका भी दिल करता है कि कभी आप भी एवरेस्ट चढ़ें और इनकी तरह आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के दुनिया को देख सकें। तो वो मेरा सपना था शुरू से ही। और मौका मिलता गया, आर्मी में मैं आया। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग मैं एक माउंटेन रेंज एक्सपीडिशन में गया और बहुत ही जल्दी 2002 में मेरे को एक जॉइंट इंडो नेपाल आर्मी टीम जो कि माउंट एवरेस्ट पे जानी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। बट एक, जैसे मैंने बताया, आर्मी एडवेंचर का अपना खेलता था, उस की चैंपियनशिप आ गई थी और थोड़ा सा टाइम कुछ इस तरीके से सूट नहीं कर पाया कि मैं अल्टीमेटली उस इवेंट में जा पाता। उसके पीछे भी एक कहानी है, कभी फिर जब थोड़ा ज्यादा समय होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अल्टीमेटली मैं उस टाइम 2002 में एवरेस्ट नहीं जा पाया। बट उसके बावजूद मैं कई सारे और एक्सपीडिशन माउंटेन रेंज के करता रहा। 6000, 7000, 7500 मीटर की पीक्स मैंने क्लाइंब की और बाकी भी कई दूसरे एडवेंचर एक्टिविटीज की। और 2000
जो 16 में जॉइंट इंडो नेपाल जो सॉरी एनसीसी गर्ल्स गया कि क्या आप तैयार हैं इस एक्सपीडिशन को में जाने के लिए। तो एज डिप्टी लीडर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर उस एक्सपीडिशन में हमने शुरुआत में 100 एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट की और फिर उनको ट्रेनिंग कराते हुए शुरू में विंटर ट्रेनिंग का एक बेसिक कोर्स कराया। फिर बेसिक कोर्स कराने के बाद माउंटेनरिंग का हमने उनको 6000 मीटर की एक पीक पे लेके गए, उधर पे उनका शॉर्ट लिस्टिंग किया, 100 में से 40 सेलेक्ट की। फिर उनका फर्दर उनको और एक्सपोजर देते हुए 7000 मीटर की ऊंचाई वाली पीक के लिए लेके गए, जहां से उनका शॉर्ट लिस्टिंग करके हमने 10 कैडेट्स को सेलेक्ट किया और फिर विंटर ट्रेनिंग सियाचिन ग्लेशियर में किया और फिर फाइनली हम उन कैडेट्स को एवरेस्ट के लिए लेके गए। और जब ये एवरेस्ट का सपना हकीकत में तब्दील हो रहा था, तो जब हम एवरेस्ट समिट करने के लिए गए हुए थे, तो कैंप 3 से कैंप 4 जब हम पहुंचे तो मेरा शेरपा कैंप 4 हमारे साथ नहीं पहुंच पाया था। और हमको जब समिट के लिए निकलना था, सुबह सुबह मतलब वहां पे ऐसा होता है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग कैंप 3 से निकलते हैं और आफ्टरनून तक या अर्ली आफ्टरनून तक आप कैंप 4 जो कि 8000 मीटर की हाइट पे है, जिसको डेड जोन बोलते हैं, उधर पे आप पहुंचने के बाद अपना थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर आप उसी दिन शाम को एवरेस्ट सबमिट करने के लिए निकल जाते हैं। और साथ में आपका शेरपा होता है और आप अपने 3 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद से कैंप 4 से समिट और वापस कैंप 4 तक की जो चढ़ाई है उसको पूरा करते हैं। और उसमें एक सिलेंडर आप अपने पीछे कैरी कर रहे होते हैं जिसको यूज करते हैं, एक आप ऊपर डंप करवा देते हैं, बालकनी एक जगह है उधर पे, जहां पे जाके आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं और फिर वापस आते हुए बालकनी से आप अपना तीसरा सिलेंडर लेके और वापस नीचे की तरफ उतरते हैं। कोशिश होती है कि आप कैंप 3 वापस आके अपना रात गुजारें या जितना ज्यादा नीचे जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि जो मैंने बताया डेथ जोन 8000 मीटर की जो ऑल्टीट्यूड है उसमें आदमी ऑक्सीजन यूज करे या नहीं करे, दोनों ही सिचुएशन में उसमें आपके बॉडी सेल्स जो टिश्यूज हैं वो बड़ी स्पीड से उनका डिटोरिएशन होता है और आप एक के जो बॉडी सेल्स हैं वो एक तरीके से उनकी डेथ होती जाती है, इसीलिए उसको डेथ जोन भी बोला जाता है। तो मेरे केस में जब मैं कैंप 4 से समिट के लिए बढ़ा और बालकनी में जब मैंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करके मैं आगे की तरफ चलना शुरू किया, थोड़ी ही देर में मैंने महसूस किया कि जो मेरा ऑक्सीजन मास्क था उससे जब मैं सांस ले रहा था तो बड़ा खींचने के बाद सांस आ रहा था, मेरे को महसूस हो रहा था कि जैसे उसमें कुछ गड़बड़ है। शेरपा को मैंने बताया भी, क्योंकि शेरपा जो मेरे साथ पहले था वो बदली हो चुका था, तो नए शेरपा से तुरंत जो एक कनेक्ट बनता है वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके चलते थोड़ा सा उनको मेरे जो इशारों की लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वहां पे आपका मास्क लगा होता है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, आप ठंड पूरे ठंड से आपकी जो भाप है वो भी जम जा रही होती है। तो वो वैसी सिचुएशंस में जो आपका ऑक्सीजन पीछे रेगुलेटर लगा होता है जिससे कि आपका ऑक्सीजन का फ्लो की जो कितना फ्लो हो रहा है उसकी वॉल्यूम डिसाइड करता है कि आप कितना ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो जब मेरे को ये महसूस होने लगा कि इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने उनसे बोला कि भी थोड़ा दिक्कत है, आप इसको जरा चेक करिए, क्या इसका नॉब को घुमा के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बढ़ा देता हूँ। उन्होंने फुल वॉल्यूम में उसको खोल दिया, बट उसके बाद भी मैं महसूस कर रहा था कि वो दिक्कत ऑक्सीजन मास्क में है, क्योंकि वो सांस नॉर्मल जब आप मास्क में लेते हैं तो वो आता रहता है, आप नॉर्मल धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, बट
इस केस में मेरे को ब्रीद इन के लिए खींचना पड़ रहा था ऑक्सीजन। तो कुल मिला के वो भी उस समस्या को समझ नहीं पाए और वो बोलते रहे कि नहीं ठीक है। बट फिर एक स्टेज ऐसी आई कि जब मेरे को चलते चलते ऐसा लग रहा था कि यार ये तो लगाने से मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रही है। बीच में मैंने उसको थोड़ा सा साइड किया और उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि साइड कर देने में मेरे को जो मैं सांस ले रहा हूँ वो आराम से ले पा रहा हूँ। और जब मेरे को ये कंफर्म हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर या उसकी पाइपलाइन या मास्क में है, बट ऐसी ऑल्टीट्यूड में जब आपकी सिचुएशन ऐसी होती है और डेथ जोन में आप और आपका शेरपा दोनों इस समस्या को समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा होता है कि या तो आप अपनी क्लाइंब को कंटिन्यू करें अगर आपको लग रहा है कि आप में काबिलियत है कि आप आराम से ठीक ठाक ऊपर समिट करके जिंदा वापस आ सकते हैं, या फिर अगर आपको डाउट है तो उसमें दूसरा जो सही डिसीजन ये होता है कि आप अपनी माउंटेन उधर ही रहेगा, आप फिर से चढ़ने आ सकते हैं, पर आप अपनी जान को पहले बचाएं और आप नीचे की तरफ को रुख करें और फिर दोबारा कभी आपको मौका मिले तो आप दोबारा समिट के लिए आए। बट मेरा, जैसे आपने पूछा, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि एक तो मेरे को जिम्मेदारी थी अपने साथ साथ उन एनसीसी गर्ल्स के कैडेट्स की जो कि यंग गर्ल्स थी, और साथ साथ मेरे को ये कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं कई सारे पीक्स पहले क्लाइंब कर चुका हूं और बिना ऑक्सीजन के। तो जब मैंने मास्क हटा दिया था उसके बाद मेरे को महसूस हो रहा था कि ये सिचुएशन इतने इस तरीके के मतलब दिक्कत जरूर होती है आपको चलने में, हर कदम लेने में आप स्लो होते जाते हैं, बट वो जनरली सभी माउंटेन्स में होती है। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि ऐसी सिचुएशन में हूं मैं कि मैं आराम से समिट करके वापस आ पाऊंगा, भले ही मेरे को ये मास्क हटा के बिना ऑक्सीजन के जाना पड़े। तो ये सब जो विचार थे ये सब दिमाग में एनालाइज करके, और ये कि भाई अभी मौका है समिट करने का, अगर अभी हम ठीक चलते रहे तो समिट हो जाएगा, नहीं तो ये मौका जो है इस तरीके के बार बार नहीं मिलते हैं। और ये एनालाइज करके कि कंडीशन इस तरीके की है फिजिकल और मेंटल कि मैं ठीक ठाक समिट करके वापस आ पाऊंगा। तो ये सोचने के बाद मैं अपनी जो ऊपर की तरफ की चढ़ाई थी वो मैं कंटिन्यू रखी और फिर ठीक ठाक समिट करके और वापस आना शुरू किया। जब समिट से हम वापस आने लगे तो शेरपा ने देख के बोला कि साहब आपका ऑक्सीजन मास्क ही खराब हो गया, जो जिसके कारण आपने तो ये मतलब हटा के एक तरीके से बिना ऑक्सीजन के सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट समिट किया है। नीचे चलने के बाद मैं सबको बताऊंगा। तो इस तरीके की जर्नी रही। वापस आते में एक दो जो क्लाइंबर्स थे जो नीचे आ रहे थे उनकी मैंने मदद भी की। उनमें से एक का ऑक्सीजन जो पाइपलाइन होती है वो कट गई थी, तो उसको मैंने वापसी में उसकी वो पाइपलाइन को कनेक्ट किया, जिसके कारण उनका ऑक्सीजन का फ्लो ठीक हो गया और उनको मैं मोटिवेट करता हुआ नीचे तक लाया। कर्नल साहब, मेरा सवाल है आपसे। आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली और आपने बीच में एक बात बोली जो मुझे, दो शब्द मुझे पकड़ गया जिनको मैं, वो एक ये था, आपने बोला कि ऊपर चढ़कर मुझे देखना है कि दुनिया कैसी लगती है। पहले सवाल मेरा ये है कि आपको ऊपर जब आप चढ़े तो आपको दुनिया कैसी लगी थी? ऊपर जाके बहुत ही अच्छा नजारा होता है। आप किसी भी पीक को, इनफैक्ट आपने फोटोग्राफ देखी होंगी, ऊपर से चढ़ने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि आप बादलों के ऊपर जाके खड़े हुए हैं और एक बहुत ही अच्छी और सेटिस्फाइंग फीलिंग मिलती है कि पहली चीज तो कि जो आप करना चाहते थे वो आप अचीव कर पाए, और दूसरा कि ये एक इस तरीके की अचीवमेंट होती है जो कि आपके उस केवल एक क्षण के लिए नहीं होती, ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपकी यादगार बन जाती है। और दूसरा जो सवाल था मेरा, आपने एक बात बोला कि जिंदा रहना है या नहीं रहना है वो पता चल जाएगा जब हम चढ़ेंगे। तो मतलब ये क्या फौज में सिखाया जाता है या आपको उस क्षण में ऐसा लगा कि जिंदा रहना है या नहीं रहना? क्योंकि एक कॉमन मैन ये बात सोचता है कि उसको जिंदा ही रहना है। तो ये वाली साइको, इस वाली साइकी के बारे में थोड़ा बताइए हमें।
ये ऐसा है कि जैसे आपने बोला, ये हर आदमी जिंदा रहने के लिए कोशिश करता है और चाहता है कि वो जिंदा रहे। ठीक है, ये केवल आदमी के लिए लागू नहीं है। अगर आप देखें तो प्रकृति ने हर जानवर को, जिसमें आप थोड़ा उसको विकसित कह दें तो एक इंसान को, सबको ये वो दी है कि वो जिंदा रहने की इच्छा रखता है और उसके लिए कोशिश करता है। बट इसमें केवल कोशिश करने तक सीमित नहीं होता, आपको कोशिश के साथ साथ उसको रियलाइज भी करना पड़ता है कि क्या क्या फैक्टर्स आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, और आप उसको समझ पाए कि ये चीजें आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, और ये लिमिट है जहां पे आप, अगर शायद आपने लिमिट क्रॉस की तो आपकी मृत्यु, वो बोलते हैं ना कि रिस्क तो लेना है पर वो कैलकुलेट करके लेना है कि हाँ यहां तक रिस्क ठीक है, इसके बाद रिस्क अगर लिया तो वो शायद फेटल बन जाए। तो वो वाला जो एक बॉर्डर लाइन होता है, उस बाउंड्री लाइन को समझ और उसके हिसाब से फिर काम करना, उसके बारे में मैं आगे की लाइन बोली थी, उस हिसाब से मैंने आपको बोली थी। तो अगर आप कर्नल साहब उस बात को समझ पाए हों। एक ना फौजी की जिंदगी में, किसी भी इंसान की जिंदगी में दरअसल एक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जब कोई फौज में भर्ती होता है तो उसके घर वाले ये चिंतित होते हैं कि बेटा सलामत रहे। पर आप फौज की जिंदगी में जाकर भी दूसरी जगह, ऐसी जगह पहुंच गए जिसमें आपने एडवेंचरस स्पोर्ट लिया जहां पर जान का खतरा बना रहता है। तो इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट कितना रहा है इसमें? ये थोड़ा लीग से हटकर सवाल है पर मैं जानना चाहता था ये बात, क्योंकि आप सिर्फ एक तो फौज में जाकर चिंतित रहते हैं घर वाले, आपने फौज में जाकर चिंतित रहने के साथ एक एड ऑन कर दिया कि मुझे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी करना है। ये जो आपने सवाल किया बिल्कुल लाजमी है। जो भी फौजी जाता है उसके परिवार वाले इस बात की जरूर चिंता करते हैं कि ये फौज में गया है। बट जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था, आपको जिंदा रहना और मरने की जो एक लाइन है, वो फौज में आपको उस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उसको समझ सकें और फिर आप जरूरत पड़ने पे उस पर डिसीजन ले सकें। जैसे एडवेंचर खेलों में आप डिसीजन लेते हैं कि मेरे को इस लेवल तक करना है और जिंदा वापस आना है, क्योंकि इन्हीं के लिए खेला जाता है। और जबकि आपने जैसे कई इंसिडेंट्स देखे होंगे, फौज आपको उस लेवल तक ट्रेन कर देती है कि आप उधर पे डिसीजन ले सकें कि भाई अभी यहाँ पे मेरे को मरना जरूरी है, जब भी देश की रक्षा कर पाऊंगा। तो ये एक फौज बहुत ही उम्दा सिखलाई है, और ये सिखलाई के कारण ही आप महसूस किया होगा कि हमारी हिंदुस्तानी फौज जो है, ये एक विश्व की सबसे बढ़िया फौज के रूप में जानी जाती है। एंड जहां तक मेरा, आपने सवाल किया कि लीग से हटकर साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना खतरे में डालता हूं, और उसमें मेरे परिवार की सपोर्ट शुरू से ही, मेरे भाई बहन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड के लिए। और मैं एक तरीके से, मेरी अच्छी किस्मत रही कि जब मेरी शादी हुई और जिन्होंने मेरे साथ शादी की, मेरी वाइफ, वो मेरे को डे वन से ही उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उसी के चलते मैं कई इस तरीके के अचीवमेंट्स हासिल कर पाया। जैसे मैंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 2007 में, लेह से कन्याकुमारी साइकिलिंग का सबसे कम समय में टीम के साथ। फिर चाहे आप एवरेस्ट की बात कर लें, क्योंकि मैं 2011 एक माउंट कामेट है, थर्ड हाईएस्ट पीक इंडिया की, वो समिट करके वापस उतर रहा था, और फिर वापस आते हुए ऋषिकेश में मेरे को ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था, पैरालिटिक हो गया था। इस मतलब
एसेशन तक जाने के बाद, पैरालिसिस हो जाने के बाद, रिकवरी करने के बाद दोबारा मेरे को 2016 में एवरेस्ट चढ़ने का मौका केवल एक होता है मौका मिला, पर उसके मिलने पे उसको पूरा करने के लिए जो मेरे परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला, जब ही मैं उस मतलब दोबारा से मैं कम बैक कर पाया माउंटेनियरिंग में। और साथ ही साथ फिर आपने देखा होगा 2016 में ये किया, 2018 में फिर मैंने 50 डेज 50 हाफ मैराथन में एशियन रिकॉर्ड बनाया, और फिर 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड साइकिलिंग के फील्ड में बनाए। तो ये सब अपने आप ही नहीं बन सकते, इसमें आपको बहुत सारी चीजें केवल आपके लेवल पे नहीं पर आपके परिवार, आपके ऑर्गेनाइजेशन, सबकी सपोर्ट का जरूरत होती है। और मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरा पूरा परिवार, दोस्त सभी मेरे को काफी पॉजिटिवली कोऑपरेट किया। चलिए एंड आई पहले वुड तो लाइक हम टू आपके थैंक्स परिवार टू को ऑल तो ऑफ थैंक देम यू, थ्रू योर चैनल। थैंक यू तो बोलते ही हैं। मैं आपकी वाइफ का, उनसे भी, आपके परिवार से ज्यादा आपकी वाइफ को भी थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि जब वाइफ आ जाती है तो वो ज्यादा कंसर्न होती है अपने हस्बैंड के लिए। उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। तो सर थैंक यू आपको, पर आपसे ज्यादा आपके परिवार को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जिसने आपको इतना सपोर्ट किया। सर मेरा अगला सवाल है, आपने जैसे कि अभी बताया 50 डेज 50 मैराथन, उसमें आप अकेले नहीं दौड़े, उसमें आपकी पूरी टीम दौड़ी आपके साथ। एक ऑफिसर जो होता है वो, उसकी साइकोलॉजी बहुत क्लियर होती है कि मुझे, अच्छा ये रिकॉर्ड के लिए मैं जा रहा हूँ, एशियन रिकॉर्ड आप बनाने वाले हैं और मुझे ये करना है। उसके साथ साथ आपके टीम में और भी लोग थे, जवान भी थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो आपकी उस टाइम पे मेंटेलिटी क्या थी? क्योंकि 50 दिन 50 मैराथन दौड़ना सर इतना आसान नहीं है, और आप एशियन रिकॉर्ड बनाया आपने, इंडिया रिकॉर्ड तो बनाया बनाया, आपने एशियन रिकॉर्ड बनाया। तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा और अपनी पूरी टीम को कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि जब आप एक दिन में एक दौड़ इतनी लंबी दौड़ते हो तो आपके पैर जवाब दे जाते हैं, अगले दौड़ आप नहीं करना चाहते। सही बात है। मेरे तो इस इवेंट का शुरुआत में सबसे पहला जो मेरे था वो ये कि एक ऐसी टीम बना पाऊं जो कि अपनी इच्छा से इतना बड़ा चैलेंज लेने के लिए तैयार हो। तो जो हमारे 10 मेंबर्स की टीम है, वो उसका सिलेक्शन ही सबसे बड़ा एक मेरे लिए चुनौती थी। क्योंकि एक होता है कि आप कोई टीम का सिलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं और आपके पास मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन के लिए कमिटी बैठी और सिलेक्शन की डेट निकली और आपके पास इतने सारे वॉलंटियर्स आ गए जो कि बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं, उनमें से आपने ट्रायल कंडक्ट किया और सेलेक्ट कर लिया। जबकि मेरा सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके की थी कि मैं इवेंट में डिसाइड कर चुका था कि मेरे को ये करना है, और यहाँ तक है ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिल गया था कि ठीक है आप ये करना चाहते हो, गो अहेड विद इट। बट मेरे को जब मैंने सिलेक्शन की, हमने डेट डिसाइड कर ली थी कि इस तारीख को हम सिलेक्शन ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे, उस टाइम तक मेरे पास सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं आए थे जो कि अपनी इच्छा से इस तरीके का इवेंट करना चाहते थे। कुछ लोग आए, उन्होंने ट्रायल्स उससे पहले कुछ दिन ट्रेनिंग की मेरे साथ, और उन्होंने उनमें काफी अच्छे अच्छे रनर्स थे, और उन्होंने अपने को बोला, मतलब वो इस इवेंट से अपने हाथ खड़े करके पीछे चले गए, बोले कि भाई ये नहीं हो पाएगा हमारे से। क्योंकि एक चीज होती है कि आप एक दिन आपने लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ा, फिर आपने थोड़ा रेस्ट लिया, रिकवरी की, फिर आप अगले इवेंट के लिए तैयार हुए। जबकि यहाँ पे ये था, बिना किसी रिकवरी के रोज आपको सेम टाइम पे उठ के दौड़ना है, और वो भी एक दिन नहीं 50 दिन। चाहे उस 50 दिन में आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपको बुखार हो जाए, चाहे आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो, पर आपको वो इवेंट करना है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मैंने अपनी टीम को यही वो एक मंत्र दिया कि भाई आप सब मेरे से उम्र में बहुत कम है, कुछ उनमें से मेरे से उम्र में आधी उम्र के थे और कुछ उससे थोड़े ज्यादा होंगे। एंड उनको मैंने बोला कि आप मेरे साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रेन करेंगे, और जब
वो होता है ना कि एक एम होता है कि जब शुरू कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में और दिल में विश्वास है कि आप कर लोगे, तो आप उस हिसाब की ट्रेनिंग कर पाते हैं। पर दिक्कत ये आती है कि शुरू में ही डाउट उठ जाता है कि हम इतना बड़ा कर पाएंगे कि नहीं। तो जहां वो डाउट उठ जाता है, तो वो या तो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, उस लेवल तक अपने को रेगुलर ट्रेन नहीं करते हैं, तो वो आदमी बीच में हटना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में मैंने उनको ग्रेजुअली अपने साथ थोड़ा थोड़ा करके डेली की ट्रेनिंग शुरू की, और उनको एक दो शुरू में मैंने स्पीड वाले इवेंट, मतलब ट्रायल, टाइम ट्रायल करके दिखाए। और मैंने जहां उनको बोला कि भाई देखो, तुम मेरे से इतना तेज दौड़ रहे हो आज की तारीख में, अगर हम 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 10 किलोमीटर में तुम्हारा टाइमिंग मेरे टाइमिंग से इतना बेहतर है, तो तुम पहली चीज तो अपने को ये जान लो कि तुम मेरे से बेहतर हो। और अगर तुम मेरे से बेहतर हो और मैं ये इवेंट कर सकता हूं, तो तुम तो पक्का ही कर सकते हो। तो वो उनके दिमाग में मैंने शुरुआत से ये चीज डालनी शुरू की, और जहां उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई, और फिर वो जब हम रोज जाते थे, तो फिर उन्होंने ये मान के कि भाई जब ये आदमी कर रहा है तो हमको भी करना है। और एक ये जज्बा डालना कि भाई आपको ये केवल ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किया, 2 दिन किया और आप करके थक गए, और आप थकने के बाद ट्रेनिंग में आप थक गए तो आप रेस्ट ले सकते हो, बट आपको ट्रेनिंग इतनी हार्ड कर देनी है कि आप अगर 50 दिन तक का ये इवेंट है, तो आप इसको 50 नहीं, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप रोज एक हाफ मैराथन नहीं, उससे ज्यादा की भी दूरी तय करने के बावजूद भी आप ये 50 दिन नहीं, 60 दिन तक भी करते रह सकते हो। तो धीरे धीरे टीम ट्रेन करती रही, और ये जब करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप होने लगता है और कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो सर अपने आप सारे 50 टीम दिन मेंबर्स में 50 दिन कॉन्फिडेंस आया। 50 दिन थोड़े नहीं होते सर। 50 दिन तक ये तो लगातार है। भागना। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या गुरु मंत्र आपके पास था जो कि आपने बोला कि आपके, चलिए आपके जवान आपसे आधी उम्र के थे, पर आपकी उम्र भी देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है, पर 50 दिन सर, बड़े बड़े मैराथन रनर गिव अप कर जाते हैं। ये मैं ये फैन तो है। मोमेंट के हम तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीरियसली ये जानना चाह रहा हूँ, ये सवाल है मेरा सर। ठीक है, मेरा मेरा जो उनको गुरु मंत्र था वो यही था कि जब मैं 40, उस टाइम मैं 42 ईयर्स का था, जब मैं 42 ईयर्स में ये इवेंट कर सकता हूँ, तो तुम 22 ईयर्स में क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये उनमें कॉन्फिडेंस जगाना कि भाई आपने उनको ये आदमी भी। उनको तो आपने दे दिया गुरु मंत्र, चले वो आपकी आधी उम्र के थे, सर आपने खुद को क्या गुरु मंत्र दिया? खुद को मेरा यही मंत्र होता है कि जब अगर आप कोई चीज करने की ठान लेते हैं और उस पे अपना एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगाते हैं। एनर्जी केवल ये नहीं कि आप शारीरिक दौड़ के और ताकत लगा के लगा रहे हैं, आप अपने दिमाग से सोच के अपनी भावनाओं को और हर चीज को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर से निकलती है, जब वो आप किसी भी चीज को करने की इच्छा आपके अंदर इतनी प्रबल हो जाती है, जब आप वो करने लगते हैं तो अपने आप से आपको सब जगह से एनर्जी आती है। और एक तरीके से आपको मतलब मैंने जो रियलाइज किया, मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, अपने आप ही वो सब चीजें होती चली जाती हैं। चलिए, साहब बोल रहे हैं कि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, होते चले गए। मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी लोग निकले जिनको ये काम ना करना पड़े, और उनके भी होते चले जाएं काम सारे। सर अब जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके दीवारें भर गई होंगी सर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, जो आपने वो सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे, तो आपका फेवरेट वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज रिकॉर्ड कौन सा था, जिसमें आप ना भी हो वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ना हो, आपकी ऐसी फेवरेट मोमेंट कौन सी थी सर जिसमें आपको लगा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है? मैं फौज में सेलेक्ट होने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ सर, वो शायद किसी भी फौजी के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, उसको छोड़ के आपकी कोई अचीवमेंट सर? जैसे आपने रिकॉर्ड्स की बात की, तो अभी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है मेरा, उनमें से उन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड है 25,337 किलोमीटर्स
की साइकिलिंग, जो कि 100 दिन के अंदर 107 दिन में पूरी हुई थी। बट बीच में अगर आप रेस्ट डेज को निकाल दें, या जहाँ पे साइकिल खराब हुई है और उसको सर्विसिंग, और उसके लिए हमने 2-3 दिन बीच बीच में अलग अलग टाइम पे गैप लिया है, अगर उसको निकाल दें तो 100 दिन के अंदर ये दूरी मैंने तय की है। ये मेरा फेवरेट होने का 2 कारण है। एक तो पहली कि 100 दिन तक आप साइकिल चला रहे हो, पूरे 100 दिन अपने आप में निकाल पाना, और 100 दिन में जो इस इवेंट में मैं पूरा हिंदुस्तान का घूमने का मेरे को मौका मिल पाया। मैं अगर शुरुआत इसकी बताऊं तो मैंने ये हैदराबाद से शुरू किया था 15 अगस्त 2020 को, और मैं हैदराबाद से पहले लेह गया, लेह से फिर कन्याकुमारी आया, कन्याकुमारी से साइकिल चलाते हुए ईस्ट में सबसे ईस्ट पॉइंट है किबिथु, उधर गया, उधर से फिर गुजरात वेस्ट में गुजरात में पहुंचा। वेस्ट कोस्ट टच करने के बाद फिर मैं दोबारा साइकिल चलाते हुए दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, वापस दिल्ली। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से मेरे को हिंदुस्तान साइकिल पे घूमने को मौका जो मिला इस रिकॉर्ड के जरिए, ये एक अपने आप में अचीवमेंट थी। और जो हमारा इतना सुंदर देश है, इतने अच्छे दिल वाले लोग हैं हमारे देश में, उन सब से मिलने का मौका, और इसमें इस पूरी जर्नी में मेरे को अलग अलग तरीके के लोगों से ही मिलने का नहीं, अलग अलग तरीके के सिचुएशंस भी फेस करने का मौका मिला। कहीं पे हम बाढ़ से होते हुए निकले, कहीं पे साइक्लोन में फंसे और उधर से निकले, कहीं पे क्या कहते हैं कुछ इंसर्जेंसी वाले इंसिडेंट्स को टच करते हुए निकल गए हम, और कहीं पे बाढ़ के कारण पुल टूट गया, उसके बावजूद हमको वो इलाका क्रॉस करके नदी के दूसरी तरफ जाना पड़ा। मतलब इतने तरीके के एक्सपीरियंस मिले कि आप अगर चाहें तो उसके ऊपर एक पूरी किताब लिख सकते हैं। तो वो एक उस कारण से मेरे को ये रिकॉर्ड बहुत ही अभी अपने व्यूअर्स को और अपने एडिटर साहब को, या जो भी मेरे दो यार दोस्त जो हैं, मेरे दोस्त लोग जो कि देख रहे हैं, एक तो इन्होंने किताब का जिक्र कर दिया खुद से, मैं दूसरा जिक्र खुद से कर रहा हूं कि अगर किसी को पिक्चर बनानी है दोबारा लाइफ स्टोरी किसी के ऊपर, तो वो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इसमें इनको अप्रोच कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल होगा ये मेरी तरफ से, यूथ को लेकर आपको क्या संदेश देना है सर? जो कि एक नॉर्मल सवाल है, पर मैं चाहता हूं कि यूथ आपसे सीखे, आपसे इंस्पायर जो हो रहा है या होने वाला है, तो उसको आप क्या बोलना चाहते हो? यूथ को मेरे तरफ से एक ही संदेश है कि पहले तो आप अपना जिंदगी में एम डिसाइड करें। एम क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। इसी में अगर आप बताएं, आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो मैं जानना चाहता हूं, एम डिसाइड करें, ये आपने बहुत अच्छा आंसर किया, पर सर बहुत सारा यूथ जो आज की भटक गया है, तो एम डिसाइड कैसे करें सर? अगर आप वो भी इस पे भी थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें तो। ओके, मैंने जब मैं खुद बच्चा था, शायद मैं 10th क्लास में रहा हूँगा, एक मैंने बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेज पढ़ा था जो कहता था, फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू लव डूइंग द मोस्ट एंड देन फाइंड समवन हु कैन पे यू फॉर डूइंग दैट थिंग। ठीक है, तो इसका हिंदी सारांश ये है कि आप पहले तो ये जाने कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो करने में सबसे अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब आपको अगर किसी भी फील्ड में आप अपना खुद तसल्ली से बैठ के डिसाइड करें कि आपको सबसे अच्छा लगता क्या है। ठीक है, हो सकता है कि किसी को सबसे अच्छा लगता हो कि वो खाना बनाए, किसी को सबसे अच्छा लगता हो कि वो खेत में मेहनत करे, किसी को हो सकता है कि सबसे अच्छा लगता हो कि वो समाज सेवा करे, किसी को सबसे अच्छा लगता हो कि वो पढ़ना या फिर पढ़ाना उसको बहुत अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले आप ये चीज रियलाइज करें कि आपको सबसे अच्छा लगता क्या है।
दिल से, केवल इसलिए नहीं कि आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग, जैसे बीच में हमारे देश में क्या होता है कि एक भीड़ से जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, पहले आप अपने मन में और अपने दिमाग में क्लियर करिए कि ये चीज है जो कि मेरे को सबसे ज्यादा मजा देती है। और जब आप वो डिसाइड कर लेते हैं, तो ये डिसाइड करने के बाद आप ये देखिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पे आपको वो काम करने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल सके। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आपको क्लियर है कि भाई मेरे को पढ़ाना है लाइफ में, तो पढ़ाने के लिए भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं कि आप एज अ टीचर प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करें, या आप अपनी अपनी पढ़ाई को और आगे के लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको बढ़ाने के बाद आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर लग सकते हैं, या फिर प्रोफेसर लग सकते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और अगर जैसे कि इन सब में कई कई बार क्या होता है कि कई बोलते हैं कि मैंने कोशिश भी की, मैंने सारे एग्जाम भी क्लियर किए, मैं पढ़ भी लिया, बट गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी नहीं निकल रही थी। अब जो मेरे को तो भाई पैसे कमाने हैं, मतलब एक किसी भी आम यूथ की जिंदगी में एक ऐसा फेज होता है जब उसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है। उसको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो उस स्टेज में आप वहां पे अटक मत जाइए कि मेरे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रही। हो सकता है उस लेवल की अपॉर्चुनिटी तुरंत आपको नहीं मिल रही है, पर अगर आपको वो काम करने में अच्छा लगता है तो आप उसको करते हुए आप छोटे लेवल पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। उसको अगर आप दिल से करेंगे तो सामने वाले को दिखेगा कि ये जो भी आप काम अगर दिल से करते हैं और वो करने में आपको मजा आ रहा होता है, तो आप उसको बेहतर करते चले जाते हैं। और जब भी आप किसी एक चीज में बहुत बेहतर हो जाते हैं तो अपने आप लोग आपको वो करने के लिए पैसे देने लगते हैं कि भाई अच्छा मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी में आपकी रुचि है, इंग्लिश में रुचि है, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा यूथ से यही एक मैसेज है कि ये आप अपनी लाइफ में आजमा के देखिए। और साथ साथ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज आज की तारीख में हो गई है कि यूथ एकदम से रिजल्ट चाहता है, जो कि लाइफ में एकदम से रिजल्ट किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो वो टेम्परेरी होता है। अगर आप एकदम से कहीं पे बहुत अच्छा करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप उस फील्ड में दोबारा से नीचे आ जाएंगे। पर अगर आप टाइम लगाएंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली उस लेवल तक अपने को उठाएंगे और कंटिन्यू रखेंगे, तो अपने आप वो चीज सस्टेन करती है लंबे समय के लिए। वैसे कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप 44 ईयर्स के हो गए हैं फिर भी आप ऐसे ऐसे लंबे इवेंट्स कर रहे हैं और वो चलता ही जा रहा है। इतने सालों से आप 22 साल हो गए आपको ये सब करते हुए। तो ये अगर आप लंबे टाइम तक करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुअली धीरे 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 तरक्की करनी है। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको ऊंची बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आपको नींव उतनी ही गहरी करनी पड़ेगी, उतनी ही मजबूत नींव धीरे धीरे मजबूती के साथ डालनी पड़ेगी, जब भी वो ऊंची जाएगी। तो ये एक दूसरा मेरा बहुत इम्पोर्टेंट एक सुझाव है यूथ के लिए कि इस चीज को रियलाइज करें कि अगर आपको ऊंचा जाना है तो आपको अपनी नींव भी उतनी ही मजबूत और गहरी करनी पड़ेगी। और अगर आप इन दोनों चीजों पे ध्यान रख के किसी भी काम में लगे रहते हैं तो सफलता हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ना आए। ठीक है विशाल जी, आपने बहुत सारी बातें हमसे की है। पहले तो आपका मैं दोबारा धन्यवाद करूंगा कि आपने समय निकाला। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई किताब लिखना चाहे तो वो लिख सकता है, कोई पिक्चर बनाना चाहे वो बना सकता है। आप मुस्कुरा कर ये बात टाल देते हैं, पर मुझे यकीन है कि ऐसा भी होगा। और सबसे जरूरी बात, आपने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करे वो बहुत जरूरी थे, पर जो जरूरी था, जो मुझे पर्सनली बहुत जरूरी लगा, आपने जो यूथ को मैसेज दिया, आपने आपने एक आप, क्योंकि सवाल मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग बता देते हैं कि एम ढूंढिए अपनी जिंदगी का एम ढूंढिए, पर कोई ये नहीं बताता कि एम ढूंढे कैसे। मैंने इसलिए आपसे वो सवाल किया कि एम को ढूंढा कैसे जाए। सर आप वो बताइए, आपने उसका जवाब दिया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल अलावा जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपको भी।
थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद।